गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल भारतीय राज्य व्यवस्था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए, आपको ये तो मालूम ही है कि सन 1906 में सर आगा खान के नेतृत्व में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना एक उस सांप्रदायिक राजनीति का औपचारिक प्रारंभ बिंदु था, जिसने आगे चल कर के भारत और पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्रों को जन्म दिया, भारत के विभाजन को जन्म दिया, या यूं कहें कि धर्म पर आधारित एक देश को जन्म दिया, पाकिस्तान के रूप में। तो हम आज इसी बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना और उससे जुड़े हुए बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। देखिए, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, क्योंकि जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो एक सांप्रदायिक सोच का परिणाम थी। तो सांप्रदायिकता क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले सांप्रदायिकता, देखिए, एक विचारधारा है जो तीन बातों पर बल देती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि धर्म विशेष के मानने वाले व्यक्तियों के इहलौकिक हित जो है एक समान होते हैं। इहलौकिक माने सामाजिक, धार्मिक नहीं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये हित जो है यानी सांसारिक हित एक जैसे होते हैं। पहली मान्यता तो ये होती है। कोई हिंदू है तो सब हिंदुओं के सामाजिक हित, आर्थिक हित, राजनीतिक हित जो है एक जैसे होंगे। मुसलमान है तो उनके भी एक जैसे होंगे, ये मान्यता है। दूसरी मान्यता ये है कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित एक दूसरे से अलग भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। हिंदुओं के हित अलग होंगे, मुसलमानों के हित अलग होंगे, ईसाइयों के अलग होंगे, सिखों के अलग होंगे। और तीसरी बात कि इन अलग अलग धर्मों के मानने वाले व्यक्तियों के जो हित हैं वो परस्पर विरोधी होते हैं। अलग अलग तो होते ही हैं, विरोधी भी होते हैं। ये तीन बातें मिलकर के सांप्रदायिकता कहलाती है। जब ये इस प्रकार का विचार आ जाए लोगों में तो उसे हम सांप्रदायिक सोच कहते हैं, सांप्रदायिक विचार कहते हैं। क्या तीन बातें? पहला तो ये कि एक धर्म को मानने वाले लोगों के हित एक जैसे होते हैं। दूसरा ये कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के हित अलग अलग होते हैं। और तीसरा ये कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। ये तीन बातें मिलकर के सांप्रदायिकता कहलाती है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ समझने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। कुछ बड़े विद्वानों ने क्या कहा है सांप्रदायिकता को लेकर के भारत में। सबसे पहली बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और अब तक के इतिहास में भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वो 1946 में ही वो प्रधानमंत्री बन गए थे, सितंबर में, और 1964 मृत्यु पर्यंत वो प्रधानमंत्री रहे भारत के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक प्रकार की सांप्रदायिकता दूसरे प्रकार की सांप्रदायिकता का अंत नहीं करती। यानी एक तरफ सांप्रदायिकता हो तो हम सोचें कि जैसे कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो एक पक्ष सांप्रदायिक हो गया, दूसरा पक्ष भी सांप्रदायिक हो जाए। पर नेहरू जी कहते हैं उससे खत्म नहीं होती सांप्रदायिकता, बल्कि वो एक दूसरे से भोजन प्राप्त करती हैं और अपना वजन बढ़ाती हैं, मोटी होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। भारतीय जो इतिहास है
उसमें भी इसका रोल दिखाई पड़ता है कुछ हद तक। ये भारतीय इतिहास के आधार पर उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात, दूसरा जो विचार है वो वली खान। ये वली खान साहब कौन थे? ये थे जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, खान अब्दुल गफ़ार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पाकिस्तान में है आजकल, वहाँ के नेता थे, पठानों के नेता थे। और उनके बेटे थे वली खान। वली खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लोग न तो हिंदुओं के शत्रु हैं और न मुसलमानों के दोस्त हैं। उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना मुसलमानों के प्रति मैत्री का संकेत के रूप में नहीं की, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के कारण की है। और फिर वो आगे कहते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिकता की जो समस्या है उसका मूल धार्मिक नहीं है बल्कि राजनीतिक है। यानी भारत में जो समस्या है हिंदू मुसलमानों के बीच जो आपस में मतभेद हैं, टकराव हैं, दंगे फसादात होते रहे हैं, उनके पीछे राजनीतिक कारण रहे हैं। वो स्वतः नहीं हुआ है, वो आपस के धार्मिक विरोध के कारण नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो पहले भी दंगे होते आपस में, पहले दंगे नहीं हुए। लेकिन ये अंग्रेजों के आने के कारण उनकी एक नीति थी, डिवाइड एट इम्पेरा, इसको कहते हैं फूट डालो और शासन करो की नीति। डिवाइड एट ईटी एट इम्पेरा, आगे देखेंगे आप। उसके कारण ये हुआ है। इसी बात को समझाया लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टन। ये बॉम्बे के गवर्नर थे 1853 से 1860 तक। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि डिवाइड एट इम्पेरा एक रोमन मोटो था, रोमन वाक्य था, रोमन लोगों का विचार था, और यही हमारा भी होना चाहिए भारत में। अगर हमें भारत में रहना है तो हमें इसको अपनाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने पहले जब शुरू में तो क्या किया, उन्होंने राजाओं को आपस में लड़ाया। जब राजाओं से काम निकल गया, राजाओं से राज्य उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो फिर उन्होंने जनता को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया, हिंदू बना मुस्लिम का कार्ड खेला। और इस प्रकार से भारत में सांप्रदायिक राजनीति का जन्म हुआ। तो ये कुल मिलाकर के ये कुछ कथन मैंने आपको बताए जो इम्पोर्टेंट है। खासकर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन को ले सकते हैं, वली खान साहब के कथन को ले सकते हैं, और ये जो है लॉर्ड एल्फिंस्टन, जॉन एल्फिंस्टन साहब है बॉम्बे गवर्नर, उनके कथन को ज़रूर आप लोग तवज्जो दें, ध्यान दें इस पर, और इसको समझें, और इसके अपने आंसर में ज़रूर इसको लिखें, और इसको समझें भी, इस बात को समझें कि भारत में जो आपस में तनाव है वो क्यों है, यहाँ से शुरू होता है। और वो जो शुरुआत थी वो आज भी, पहले अंग्रेज कर रहे थे वो काम, आज हमारे राजनेता उसका, यानी आज भी जो तनाव है, जो संघर्ष है आपस का, उसके पीछे मूल कारण जो है राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है, जैसा कि वली खान साहब ने कहा था। इसको आप समझ लें बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट है सब भारत में सांप्रदायिक राजनीति के उदय के कारण। देखिए, भारत में जो सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ हुई वो एक आधुनिक घटना है, पहले नहीं थी। मुस्लिम लोग भारत में बहुत पहले से आ गए थे, लेकिन और आपस में संघर्ष भी था, लेकिन ये हमेशा नहीं रहा। ये एक आधुनिक परिघटना है, और इसके मूल में जो है वो उपनिवेशवादी जो दृष्टिकोण था, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था, वो उसके मूल में रहा। यानी अंग्रेजों के कारण ये हुआ। ये इसमें केवल दो पक्ष नहीं थे, हिंदू बनाम मुसलमान, बल्कि तीन पक्ष थे, तीसरा पक्ष भी था, और वो ही सबसे महत्वपूर्ण था इस सारी परिघटना के पीछे, सारी घटनाओं के पीछे, और वो थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने इसको शुरू किया। पहला कारण मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेज शासकों की भूमिका, जिसको हमने कहा था फूट डालो और शासन करो की नीति, या डिवाइड एट इम्पेरा की नीति उनकी जो थी, इसने भारत में सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दिया। कैसे हुआ? देखिए, आपको पता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सन 1600 ईस्वी में, तो उसका गठन हुआ था, और भारत में जो है वो
1609 के आसपास, फिर 1615 के आसपास फर्रुखशियर जो सम्राट थे उनसे सॉरी शाहजहाँ के दरबार में वो आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। और उसके बाद उन्होंने 18वीं शताब्दी में 1756 में जो है प्लासी का युद्ध जीता। 1764 में उन्होंने जो है आपका बक्सर का युद्ध जीता। इसी बीच में जो है 1760 में उन्होंने बांडीवाश के युद्ध में जो है फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और इस प्रकार भारत में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया आगे चल करके उन्होंने। 1773 से फिर जो है ब्रिटिश संसद ने जो है भारत इन कंपनी के भारतीय शासन को नियंत्रित करना शुरू किया, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत किया और 1857 तक की क्रांति तक ये चलता रहा। 1858 में भारत का शासन सीधे सीधे कंपनी से लेकर के ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन कर लिया, यानी सम्राट के अधीन हम चले गए सीधे सीधे। ये क्यों हुआ? 1857 के विद्रोह के कारण या क्रांति के कारण, जो भी कहें हम लोग उसको प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, कुछ लोग उसको सैन्य विद्रोह कहते हैं, जो भी कह लीजिए आप। तो उसके कारण जो है भारत का शासन जो है कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। ये एक बड़ी घटना थी। सन 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, उसके द्वारा ये सब चीज परिवर्तन आया। तो ब्रिटिशर्स ने समझा कि 1857 की जो का संघर्ष था भारतीयों द्वारा, उसके पीछे मुस्लिम लोग थे, उनको जिम्मेदार मानते थे वो। और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मुसलमानों के साथ थोड़ा भेदभाव किया, उन्हें आगे बढ़ने से रोका और हिंदुओं को, बल्कि यूँ कहें, उनको सपोर्ट किया। अंग्रेजी शिक्षा हिंदुओं ने पहले शुरू कर दी थी। आपको ध्यान है राजा राममोहन राय ने 18वीं शताब्दी के अंत में ही इस बात पर बल दिया था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत के लिए बहुत आवश्यक है। और आगे चल करके भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा जो प्रारंभ हुई, उसमें सबसे प्रारंभ में जो लाभ उठाया वो हिंदुओं ने उठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदू लोग जो है प्रशासन में बहुत आगे बढ़ने लगे और सफलता उन्होंने अर्जित की, शिक्षित होने लगे। उसका दूसरा परिणाम ये हुआ कि वो अपने अधिकारों की मांग भी करने लगे और विभिन्न संस्थाएं उन्होंने बनाई और 1885 में फिर आगे चल करके उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर ली। तो ये जो शुरू का समय था, 1870 तक का जो समय था, वो ऐसा था जिसमें अंग्रेज़ों ने हिंदुओं का सपोर्ट किया। लेकिन जब हिंदू लोग दबाव बनाने लगे, अपने अधिकारों की मांग करने लगे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने आप को शिफ्ट कर लिया, अपनी अप्रोच को चेंज किया और उन्होंने अब मुसलमानों का सपोर्ट करना शुरू किया। 1871 में W. हंटर की एक किताब थी द इंडियन मुसलमान्स, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब मुसलमानों के प्रति हमारी नीति में बदलाव होना चाहिए और वो बदलाव आगे चल करके हुआ। उनको सपोर्ट करना शुरू किया उन्होंने, धीरे धीरे हिंदू बनाम मुस्लिम का कार्ड खेलते हुए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग कर दिया एक दूसरे से। तो पहला बड़ा कारण ये था। दूसरा कारण मुसलमानों में जो अशिक्षा थी, रूढ़िवादिता थी, आर्थिक पिछड़ापन था, ये सब कारण भी जो है सांप्रदायिकता को जन्म देने में सहायक हुए। उन्हें समझाया गया कि भाई आपकी गरीबी के पीछे हिंदू लोग हैं, हिंदुओं ने आपको पिछड़ा बना रखा है और उनकी रूढ़ियों के कारण उनमें भ्रम फैलाना बड़ा आसान था, उनको बहकाना बहुत आसान था। पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें जैसा समझा दिया गया वैसा वो समझ गए और आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तीसरी बात, सर सैयद अहमद खान तथा MAO यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स थे, उनकी भूमिका, या अलीगढ़ कॉलेज की भूमिका कह लीजिए आप उसको। तो देखिए, इसमें जो है सर सैयद अहमद खान शुरू में एक राष्ट्रवादी नेता थे, हिंदू मुसलमान एकता पर बल देते थे। वो कहते थे कि भारत रूपी दुल्हन की दो सुंदर आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। और उन्होंने ये भी कहा कि इस धरती पर रहने वाले सब लोग हिंदू हैं
चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, हम सब लोग हिंदू हैं और हम लोग एक रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम एक दूसरे का विरोध करेंगे तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। ये इन्होंने शुरू में कहा, लेकिन आगे चल करके इनके विचार बदलते हैं और ये जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता के बड़े समर्थक बन जाते हैं और हिंदू बनाम मुसलमान का कार्ड खेलते हैं और कहते हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग धर्म नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। ये इन्होंने शुरू किया और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की अलीगढ़ में, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। और इस कॉलेज में जो प्रिंसिपल थे, शुरू के जो तीन प्रिंसिपल थे, थियोडोर बैक और एक थे आर्कीबाल्ड, जिनके प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इन तीनों प्रिंसिपल्स ने जो है, एक प्रिंसिपल और थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ आपको मैं। और ये तीनों प्रिंसिपल्स ने जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। चौथा कारण, ये जो बहावी आंदोलन था। बहावी आंदोलन क्या था? मुसलमानों में एक आंदोलन था, जैसे धर्म सुधार आंदोलन कह लीजिए, उस टाइप का, जो परंपरा की ओर ले जाता था उन्हें, और वो दुनिया को, भारत को भी बल्कि, एक दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे, यानी मुसलमानों की भूमि बनाना चाहते थे, बाकी सबको ख़त्म करना चाहते थे। जैसे हम लोग राम राज्य की बात करते थे, वो दारुल इस्लाम की बात करते थे। तीसरा, पांचवा कारण, इतिहास लेखन में सांप्रदायिक नज़रिया। अंग्रेजों ने जो है भारतीय इतिहास को भी सांप्रदायिकता का रंग देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई मुग़लों से आने से पहले, मुग़लों से पूर्व का जो इतिहास था भारत का, वो हिंदू इतिहास था, फिर मध्यकालीन जो इतिहास था वो मुस्लिम इतिहास है। इस प्रकार से उन्होंने इतिहास को भी धार्मिक रंग देना शुरू किया। नेक्स्ट कारण था धर्म सुधार आंदोलनों का नकारात्मक प्रभाव। भारत में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी, दोनों में चल रहे थे। हिंदुओं में दयानंद सरस्वती जैसे नेता थे, विवेकानंद जैसे लोग थे, और इसलिए मुसलमानों में भी जो है ये शुरू हुआ बहावी आंदोलन, जिसका जिक्र मैंने अभी ऊपर किया था। तो ये सब कारण जो है, इन्होंने इन आंदोलनों का ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। कैसे? दयानंद सरस्वती जो है वो आर्यकरण की बात करते हैं, आर्यनाइजेशन, कि सबको हमें आर्य बनाना, और उन्होंने खासकर उनका जो विचार थे वो, क्योंकि भारत, हिंदू मुसलमान लोग और अंग्रेज लोग जो है हिंदू देवताओं को, हिंदू परंपराओं को गलत बताते थे, तो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और इसी तरह से उन्होंने भारत को एक आर्यों का देश के रूप में प्रचारित किया। विवेकानंद हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन उन्होंने भी भारत के प्राचीन गौरव के गुणगान किया, और उसका मतलब ये था कि वो हिंदुओं का गुणगान था, माना गया उसको। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन ऐसा उसको प्रचारित किया गया। ये बहावी आंदोलन ने दारुल इस्लाम की बात की, जो मुस्लिम हिंदू विरोधी बात थी, उसको हिंदू विरोध के रूप में प्रचारित किया गया। इस प्रकार से जो है धर्म सुधार आंदोलनों का भी एक नकारात्मक पक्ष था, जिसने जो है इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। फिर महापुरुषों का सांप्रदायिकरण, ये कैसे हुआ? देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, उसमें खासकर उग्रवादी नेतृत्व जो था, लाल बाल पाल वगैरह ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे प्रतीक इस्तेमाल किए। ये किसके विरुद्ध लड़े थे? सभी लोग मुस्लिम शासकों के विरुद्ध प्रचारित लड़े थे, मुगलों के विरुद्ध लड़े थे। तो मुगलों को विदेशी के रूप में प्रचारित किया गया, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हिंदू बनाम मुसलमान हो गया वो मामला, जबकि उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। फिर सरकारी सेवाओं में भर्ती में सांप्रदायिक हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने। कैसे? पहले उन्होंने हिंदुओं को मौका दिया, आगे बढ़ाया इस सेवा में भर्ती करके, और फिर आगे चल कर मुसलमानों को भी उसमें शामिल किया। यानी वो धीरे धीरे उन्होंने प्रयास किया, जिस भी पक्ष को कमज़ोर करना होता था उसको थोड़ा सा दूर कर देते थे, उसके खिलाफ पॉलिसीज बना देते थे।
नेक्स्ट, शिमला शिष्टमंडल का बारे में आपको पता ही है। 1906 में जो है शिमला में शिष्टमंडल लेकर गए थे ये लोग, और जिसके आधार पर फिर सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था भारत में 1909 के अधिनियम में, इसके आधार पर। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 में, ढाका में होती है ये। फिर 1937 के चुनाव में जो है ये लोग हार जाते हैं, मुस्लिम लीग के लोग, और इस कारण से इनको समझ में आता है कि अब तो कोई उपाय नहीं है हमारे पास, हमें जो है सांप्रदायिक विचार को और आगे बढ़ाया इन्होंने। उसके बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में, और इसमें हिंदू महासभा की भी भूमिका रही सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने में। तो ये सारे कारण जो हैं सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता का प्रारंभ कैसे होता है भारत में। देखिए, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, उसी बात को मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों के लिए। देखिए, 1870 तक, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हिंदुओं का फेवर किया ब्रिटिश शासकों ने, और धीरे धीरे उनकी नीति में बदलाव आया। 1870 के बाद जो है उन्होंने मुस्लिम लोगों को आगे बढ़ाना शुरू किया, हिंदू बनाम मुस्लिम का भेदभाव उत्पन्न शुरू किया उन्होंने। डब्ल्यू हंटर की किताब के बारे में मैंने आपको बताया था, द इंडियन मुसलमान्स। इसमें उन्होंने जो है ये कहा गया कि भाई इनको अब मुसलमानों को जो है के प्रति जो ब्रिटिश नीति है उसमें बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। फिर मैंने अलीगढ़ कॉलेज और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड है सर सैयद अहमद खान की भूमिका। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ उन बिंदुओं में, इसको आप यहाँ देख लें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका यूट्यूब से फुल स्क्रीन करके, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी इससे। देखिए, मैंने आपसे बताया कि प्रारंभ में वो जो है राष्ट्रवादी थे, हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करते थे। ये इस स्लाइड के जो कोटेशंस हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं। लेकिन ये उनका जो दृष्टिकोण वो बदलता रहा, हमेशा एक जैसा नहीं रहा। आगे चल करके उन्होंने 1883 में जो भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने स्वायत्त शासी संस्थाओं की बात की, और इसका इन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनको उन्होंने कहा कि भाई भारत में एक समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब है, और उसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, इसलिए भारत में भी उत्तरदायी शासन के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उन्होंने ये कहा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने जो है कांग्रेस के विरुद्ध एक दूसरा संगठन खड़ा किया अंग्रेजों के कहने से, और वो क्या था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, राजभक्त सभा कहते हैं इसको शॉर्ट में, नाम पूरा याद रखिएगा। इसमें एक और शख्स थे, बनारस के राजा जो हैं वो भी इसमें शामिल थे, शिव प्रसाद। इसी तरह से इन्होंने 1893 में एक और संगठन बनाया था जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन। ये इनके प्रयास रहे, यानी ये एक राष्ट्रवादी से सांप्रदायिक नेता हो गए आगे चल करके। नेक्स्ट है साहब आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। ये जो हमारा मुख्य मुद्दा है उसकी बात हम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना जैसे मैंने आपको बताया था 30 दिसंबर 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी, और सर आगा खां की इसके महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी थी, आजकल AMU कहते हैं उसको, जिसका पुराना नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसके जो प्रिंसिपल थे तीसरे आर्कीबोल्ड, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी मुस्लिम लीग की स्थापना में। क्या इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य कि भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य के प्रति राज्य भक्ति उत्पन्न करना तथा सरकार की नीतियों के प्रति यदि कोई भ्रम हो तो उसे दूर करना।
यानी मुसलमान जो है अब से देशभक्त होंगे, राजभक्त होंगे, सरकार ब्रिटिश शासन के भक्त हो जाएंगे, विरोधी न समझे जाएं, इसके लिए प्रयास करना था उन्हें। और दूसरा, ब्रिटिश शासन की नीतियों को लेकर के अगर मुसलमानों में कोई भ्रम है तो उस भ्रम को दूर करना। दूसरा उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी मांगों एवं भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना। मुस्लिम हितों का संरक्षण करना इनका मुख्य दायित्व था, मुख्य उद्देश्य था, दायित्व नहीं। और उसके लिए इन्होंने काम किया। सरकार और आम मुसलमान के बीच में कड़ी बनने के रूप में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और तीसरी बात, उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यदि संभव हो तो भारत के अन्य समुदायों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, यदि संभव हो तो, यानी संभव नहीं आसानी से, यानी अन्य समुदायों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना यदि संभव हो तो करना है, वरना जरूरत नहीं है। फिर भारत में सांप्रदायिकता का विकास, अगली स्लाइड हमारी है। तो इसमें कोई विशेष वो नहीं है, सारे बिंदु मैंने आपको बता दिए हैं लगभग। और आगे के जो शेष बिंदु हैं वो हम आगे जैसे जैसे अन्य बिंदु पढ़ेंगे तो उसमें उनकी चर्चा करेंगे। फिर था पाकिस्तान की मांग का बिंदु, कि पाकिस्तान की मांग कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो ये भी हमारे इस समय आवश्यकता नहीं है हमें इसको पढ़ने की। अभी हमें केवल जो हमारा टॉपिक था वो मुस्लिम लीग की स्थापना का था, तो उसके तक हम सीमित रहते हैं। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।